अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू द इंक्लूसिव। हम अपने प्रोग्राम डाइवर्स होराइजन की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर का महीना जो है वो पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से जाना जाता है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने व्यूअर्स को ब्रेस्ट कैंसर जैसी मोटी बीमारी के बारे में थोड़ी सी आगाही प्रोवाइड करें। जी पारे, वेलकम एंड क्या हाल है? जी, बिल्कुल ठीक महविश। और ये आपने बड़ा अच्छा आज का टॉपिक जो है वो चुना है। आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड सालाना 1 मिलियन ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो हैं वो सामने आते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इनमें जो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनके अफ़राद ज़्यादा शामिल होते हैं। और पाकिस्तान में, पूरी एशिया में इसका जो रेट है वो सबसे हाईएस्ट है। तो ये एक बहुत जो है वो परेशान-कुन बात है। आप मुझे महविश ये बताओ कि आपने क्या इसके बारे में पढ़ा है कि इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी क्या सिम्पटम्स हैं होते हैं? जी बिल्कुल। फारे आई गेस कि अभी हम जब आज एक्सपर्ट टॉक पे जाएंगे तो हम अपनी जो भी हमने आज डॉक्टर इनवाइट की है उनसे जरूर पूछेंगे इसके सिम्टम्स की। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताती चलूँ, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया तो राइट नाउ पाकिस्तान में हर साल जो है वो 40,000 40,000 से ज्यादा जो है खवातीन उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि अर्ली स्टेज पे जो है वो डायग्नोज नहीं कर पाते, डिटेक्ट नहीं कर पाते। आपने वजह पूछी तो उसकी बहुत बड़ी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि इसके साथ कोई स्टिग्मा या शेम अटैच्ड है, क्योंकि हमारी सोसाइटी कुछ इस तरह की है कि जनरली women are not very comfortable talking about their breasts, and if there is some kind of a changing happening तो वो इस तरह अपने घर में अपने बड़ों को नहीं बताती या अपने आसपास किसी को नहीं बताती, एंड दे थिंक कि शायद ये डॉक्टर को दिखाना भी ठीक नहीं होगा। एंड दैट एक्चुअली डेवलप्ड इनटू अ ह्यूज थिंग। और अब पाकिस्तान में इस वक्त जैसे आपने भी कहा कि सबसे ज्यादा जो है खवातीन वो इसका शिकार होती हैं, और इसकी वजह से काफी ज्यादा जो है वो इसकी अवेयरनेस के लिए भी काम किया जा रहा है। बट जाहिर है हम जैसे आज प्रोग्राम करें इस तरह मजीद जो है अवेयरनेस की इस सिलसिले में जरूरत मैं भी स्टिग्मा के अलावा जो एक और चीज़ इसके साथ मुंसलिक है वो मेरे ख़्याल में ये भी है कि जो इलाज की अवेलेबिलिटी है वो भी हर एक को मुहैया नहीं है, और इसका इलाज भी बहुत महँगा होता है। और ऑफ़ कोर्स इसके जो टेस्ट्स हैं जो कि डिडक्ट करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं, वो भी काफ़ी महँगे होते हैं। तो इसके मज़ीद जो सिम्पटम्स हैं और क्या-क्या मेजर्स करने से इसकी जो इम्कानात हैं वो कम हो सकते हैं, ये तो हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं। है। जी तो आई थिंक अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट एक्सपर्ट टॉक की तरफ और इस बारे में मजीद व्यूअर्स, हम अपने सेगमेंट एक्सपर्ट टॉक के साथ आते हैं। आज ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और एज एन एक्सपर्ट हमने आज जो है दावत दी है डॉक्टर फरोग जहरा को। डॉक्टर फरोग इज द एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, जिनका 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एज ऑन्कोलॉजिस्ट एंड एज मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। करंटली ये सऊदी अरब में बेस्ड हैं। इन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं ब्रेस्ट कैंसर मैनेजमेंट के ऊपर, और इसके अलावा ये पिछले 10 साल से पिंक रिबन के साथ भी वाबस्ता है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से पाकिस्तान में काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर। Thank you very much. Walaikum assalam and thank you very much. I'm not oncologist, I'm a general surgeon. तो ये ज़रा करेक्ट कर लें। और डेफिनेटली जिस तरह आपने कहा है 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा जनरल सर्जरी का, और उसमें हमने ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में भी काफ़ी काम किया है। जिस तरह आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर एक काफ़ी कॉमन, वन ऑफ द कॉमनेस्ट, स्किन के बाद जो कॉमनेस्ट कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है, और इट इज़ वन ऑफ द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ in the women, or especially young women of childbearing age are dying of this cancer because they are not diagnosed. वो टाइम पे वक्त पे तशखीस नहीं होती, लेट तशखीस होने की वजह से वो फैल गया होता है और मरीज़ को बचाया नहीं जा सकता। लेकिन अब काफ़ी काम इस पे हो चुका है और काफ़ी लोगों को पता चल गया है कि किस तरह इसके शुरू की अलामात कैसे पकड़ के और कैसे आप उसके लिए जल्दी डॉक्टर तक पहुंच के
अपने आप को बचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहबा, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो कैंसर होता है ये औरतों में इतना ज्यादा क्यों पाया जाता है एज कम्पेयर टू मेल? जी, ये औरतों में इसलिए पाया जाता है कि बेसिकली ब्रेस्ट जो सी है वो औरतों की बॉडी में ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करती है, और इसमें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, जो कि ख़वातीन के ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स हैं। इनमें से ईस्ट्रोजन हार्मोन क्योंकि ब्रेस्ट की ग्रोथ और डेवलपमेंट और उसके सेल के ऊपर असरअंदाज होता है, इस वजह से जब आप रिप्रोडक्टिव फेज में होते हैं तो आपकी ब्रेस्ट जो सी है वो कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल अंडर जो है ना उसके ऊपर हार्मोन्स एक्ट कर रहे होते हैं। उसकी वजह से ग्रोथ होती है सेल्स की, तो ग्रोथ अगर वो एबनॉर्मल हो जाए तो उसमें कैंसर डेवलप हो जाता है। बाकी जो कि कैंसर बढ़ क्यों रहा है, व्हाई इट इज ऑन द राइज, और ये ज्यादा अब क्यों फैल रहा है, उसकी वजूहात जो हैं वो हैं हमारे रिस्क फैक्टर्स, जो इंटरनेशनली एस्टेब्लिश्ड रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें कि आपका बढ़ती हुई उम्र, जो जो आपकी उम्र बढ़ती जाती है कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद आपकी कि आप कितने फिजिकली कितने एक्टिव हो, आपने वजन कितना गेन किया हुआ है। अगर आपने वजन गेन किया हुआ है, ज्यादा मोटे हैं आप, तो वो मोटापे में ये होता है कि फैट के अंदर भी वही हार्मोन डिपॉजिट होते हैं। ईस्ट्रोजन इज स्टोर्ड इन द फैट टिश्यूज और फैट स्टोर्स ऑफ द बॉडी। तो ओबेसिटी अच्छी नहीं है, फिजिकली एक्टिव ना होना अच्छा नहीं है, स्मोकिंग करना, अल्कोहल इस्तेमाल करना, और अगर आपने कोई ये पान चबाना, और ये पान से ज्यादा स्मोकर से ज्यादा जो सा है ना तंबाकू ज्यादा रोल है। और अगर आप हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं, जो कि लेते हैं आमतौर पे मेनोपॉज के बाद लोग, वो भी कंट्रीब्यूट करता है कैंसर की फॉर्मेशन में, क्योंकि उसमें भी ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है। जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते वो लोग भी एट रिस्क हैं। और फिर कुछ खवातीन हैं जिन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डलवाए होते हैं, वो भी एक माइनर रिस्क फैक्टर के तौर पे काम करता है। रेडिएशन एक्सपोजर भी इम्पोर्टेंट है, और अभी और कई फैक्टर्स हैं जिन पे काम हो रहा है कि जो केमिकली और इन्फ्लुएंस करते हैं बॉडी को, और हॉर्मोन्स की प्रोडक्शंस को बढ़ाते हैं या एबनॉर्मल करते हैं। तो इन सब वजूहात की वजह से आ, ये कैंसर बढ़ रहा है। और एक कैंसर की जो किस्म है वो पैदाइशी तौर पे तो नहीं कहना चाहिए, मतलब जेनेटिकली डिटरमिन्ड होती है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ये कैंसर के बढ़ावे में या उसके स्प्रेड में, कॉमन होने में किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर वक्त पे इसका तयन कर लिया जाए तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? जी, ये जो हम जो पेशेंट्स को गाइड करते रहते हैं कि अगर आपको कोई गिल्टी फील हो, गिल्टी जिसे हम लंप कहते हैं, अगर आपको अपनी ब्रेस्ट के टेक्सचर में उसकी मतलब उसके फील होने में कोई भी एबनॉर्मलिटी ऐसी फील हो जो कि अदर देन नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल भी लोगों को पता ही होता है अपनी बॉडी के बारे में, अगर कोई गिल्टी जो कि खास तौर पे पेनलेस हो, पेनलेस लम्प्स आर डेंजरस। आपका जो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन में कभी आप पिक करते हैं कि आपने कोई अनयूजुअल सी नॉटिंग या गिल्टी, कोई सख्त चीज महसूस की है और उसमें दर्द भी नहीं हो रहा, या उसके ऊपर वाली स्किन थोड़ी मोटी हुई हुई है, या कोई निपल में चेंजेस आई हुई है, उसमें से खून आ रहा है, या उसकी शक्ल बदली हुई है, उसकी वो इन इन अंदर की तरफ धंसी हुई है, जिसे हम इन्वर्जन और रिट्रैक्शन ऑफ निपल कहते हैं। तो ऐसी कोई भी या सुर्खी माइल या रेडिश हो गया है, और इसके अलावा बगल में कोई गिल्टी अपेयर हो गई है, तो ये सारी चीजें एबनॉर्मल हैं। और इनमें से कोई भी चीज जो पहले पिक होती है वो एक्चुअली गिल्टी ही होती है। और वो गिल्टी जितनी छोटे साइज में जितनी जल्दी पिक हो, तो इसका मतलब है कि आपने जल्दी पिक कर लिया कैंसर को, क्योंकि सेंटीमीटर्स में बढ़ना बाद में जो है वो अच्छा नहीं होता। सो सेल्फ एग्जामिनेशन में वंस अ मंथ जिसको करना चाहिए, उसमें अगर आप कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी जो मैंने अभी बताई है, कोई आप नोटिस करें नई चेंज,
तो ब्रेस्ट क्लिनिक में रिपोर्ट करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, और इसमें किस तरह की स्क्रीनिंग टेस्ट जो हैं वो आप करवा सकते हैं जिससे जो है वो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो जाए? स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि उन लोगों में देखा जाए जिनको अभी हुआ नहीं है कुछ भी, और आपने सिर्फ जैसा है बहुत ही अर्ली फेज पे आपने कोई चीज पकड़ लेनी है जो कि स्क्रीनिंग में ही पता चलेगी। स्क्रीनिंग का मतलब है कि आपने एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन करानी है जिसमें कि कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाना है। इसमें नंबर 1 पे तो मैमोग्राफी आती है, और अल्ट्रासाउंड इज ऑल्सो हेल्पफुल। उसके साथ ही इसको सोनोमैमोग्राफी का इसलिए नाम दिया गया है कि दोनों चीजें इकट्ठी की जाती हैं। इसमें आप 40 प्लस में, 35 प्लस में, 40 प्लस में, 40 साल की या 35 साल की कुछ रिस्क फैक्टर्स के साथ, इससे भी जल्दी एज में अगर रिस्क फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है, तो इससे भी जल्दी एज में आपको ये दोनों टेस्ट करवाने चाहिए। और इसमें इतनी छोटी कि जो तकरीबन 5 मिलीमीटर या सेंटीमीटर में हो, इतनी छोटी जो कि अभी हाथ से फील भी ना हो रही हो, मरीज को भी नहीं और उसके एग्जामिनिंग डॉक्टर को भी नहीं फील होती, तो वो भी इन इन्वेस्टिगेशन से, इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक से आपको वो पकड़ी जाती है और वो आप पिक कर सकते हैं। सो बेस्ट फॉर स्क्रीनिंग इज मैमोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बताइए कि किस तरह की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं ब्रेस्ट कैंसर को ख़त्म करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस पर? हाँ जी, जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है, ब्रेस्ट क्लिनिक्स हैं सारे, तकरीबन जो से गवर्नमेंट के टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें सारों में ब्रेस्ट क्लिनिक्स हैं जहाँ पे फीमेल स्टाफ जो है वो पेशेंट को हिस्ट्री लेता है, एग्जामिन करता है और तशखीस करता है। जब तशखीस हो जाती है फिर वार्ड में एडमिट किया जाता है, और मैनेजमेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट और ऑन्कोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिससे जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं वो सर्जन्स के साथ मिलके इसका इलाज करते हैं। सर्जरी में जिसमें ब्रेस्ट का रिमूव करना या गिल्टी का रिमूव करना, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, अर्ली स्टेजेस 1 टू इवन 1 में और 2 में भी कुछ पेशेंट्स की आप ब्रेस्ट कंजर्वेशन कर सकते हैं और गिल्टी को हेल्दी टिश्यू के साथ, थोड़े से हेल्दी टिश्यू के रिम के साथ निकाल देते हैं। एडवांस स्टेजेस में आपको जो है, पेशेंट को पहले कीमोथेरेपी के लिए जाना पड़ता है ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, वो कीमोथेरेपी देता है और साइज उसका गिल्टी का छोटा करके फिर दोबारा सर्जन्स के पास भिजवाता है कि वो सर्जिकली उसको रिमूव करें। लेकिन जो अर्ली स्टेजेस हैं उनमें डिजीज जो है वो क्योरेबल होती है। सो बेसिकली मैनेजमेंट का पार्ट जो है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट, ऑन्कोलॉजिकल मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद इसकी हार्मोन थेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सारी मैनेजमेंट के पार्ट हैं जो कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो सी है वो मिलके करती है, जिसके सारे मेंबर्स होते हैं। और बेसिकली मैंने जिस तरह बताया कि उसमें सर्जिकल टीम, ऑन्कोलॉजिकल टीम, रेडियोथेरेपिस्ट, सोशल वर्कर्स, ये सारे जो हैं पेशेंट को ट्रीट करके मुकम्मल सेहतयाब करके और फिर उसको वापस उसकी जो है लाइफ दोबारा अच्छी हेल्थ तरीके से कंटिन्यू करने के लिए उसको हेल्प करते हैं। सो ये मल्टीपल तरीकों से इलाज किया जाता है। और स्टेज वाइज अगर आप कहें तो अर्ली स्टेज में आपके सर्जरी और ऑन्कोलॉजी है, और लेट स्टेजेस में फिर ऑन्कोलॉजी ही रह जाती है, सर्जरी का रोल कम हो जाता है। कि किस तरह का लाइफस्टाइल आपको चूज करना चाहिए कि आप ब्रेस्ट कैंसर को अवॉइड कर सकें? जिस तरह से आप किस तरह की हाइजीन का ख्याल रखें, ये क्या चीजें जो है वो इग्नोर करें तो आप ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं? ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, और ये काफी सारे रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो मॉडिफाई हो सकते हैं। जो चीजें मॉडिफाई नहीं हो सकती वो तो एक जेनेटिकली डिटरमिन्ड आपकी ब्रेस्ट कैंसर जीन 1 2, ये तो आप नहीं मॉडिफाई कर सकते। लेकिन जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं वो लाइफस्टाइल के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जिस तरह मैंने बताया है कि आपको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, यू शुड बी एक्टिव, और आप अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखें, वेट गेन ना करें, और अपनी डाइट में हेल्दी डाइट रखें, स्टे क्लोज टू द नेचर, नेचुरल चीजें जो आपके नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा करें। एंड स्मोकिंग, ऑफ कोर्स स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको,
ये सब ऑल टुगेदर सख्ती से आपको इसको बंद कर देना चाहिए। और क्योंकि इनका बहुत ज्यादा रोल है। ये हार्मोन थेरेपी जब आपने रिप्लेसमेंट के लिए लेनी हो, उसमें से अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, अपने रिस्क फैक्टर को एलेबोरेट करें कि मैं ऑलरेडी, मेरी फैमिली हिस्ट्री है या कोई ऐसी बात है, तो मैं वो चीजें जो हार्मोन थेरेपी के अंदर ईस्ट्रोजन के खास तौर पे कंटेंट है वो ना हो, और मैं ऐसे हार्मोन थेरेपी यूज करूं जो कि मेरे रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाए ना। ये तमाम रिस्क फैक्टर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, एंड अवॉइड द ये अल्कोहल, टोबैको, च्यूइंग, स्मोकिंग, ये सब आपने अवॉइड करना है। तो ये आपका हेल्दी लाइफस्टाइल काफी सारा आपका रिस्क फैक्टर्स को कम कर देता है और कैंसर से बचाव भी करता है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। अल्लाह करे ये पैगाम हमारा अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचे और जी इसमें सबको हेल्प हो, और वो अर्ली जो सा है ऐसी डिजीज के साथ जो कि ट्रीटेबल हो तब हम तक पहुंचे, और अल्लाह मियां सबकी सेहत याब करे और लंबी जिंदगी अता करे।